सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। بدي منك ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني. दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की बड़ी साजिश हुई नाकाम। जामा मस्जिद के पास से 2 दहशतगर्दों को लिया गया हिरासत में। विस्फोटक और AK-47 बरामद। हिंदुस्तान के आगे इटली ने टेके घुटने। इटली से आज दिल्ली पहुंच रहे हैं मुलजिम फौजी। 2 हिंदुस्तानी माही गरीब के कत्ल का इल्जाम। वजारत खारजा ने एक बार हज करने की शर्त को किया नर्म।
महरम और 70 साल से ज्यादा उम्र के आज़मी हज के हमरा अपने खर्चे पर जा सकता है महरम। बिहार के साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर M.A. इब्राहिमी की किताब का रस्म इजरा। किताब में शोहदाए आजादी के कारनामों पर डाली गई है तफसीली रोशनी। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। पेश खिदमत है मंजरनामा। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के गेस्ट हाउस से AK-47 बरामद हुई है। पुलिस ने यहां मुश्तबा की निशानदेही पर गेस्ट हाउस पर छापा मारा और यहां से हथियार और विस्फोटक बरामद किया है। इस मामले में 2 मुश्तबा अफराद हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली हमेशा से ही दहशतगर्दों के निशाने पर रही है और इस वाकये को दहशतगर्दाना साजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हिरासत में लिए गए मुश्तबा अफराद के दहशतगर्दाना मात हिजबुल से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। तो बड़ी दहशतगर्दाना साजिश को अंजाम देने वाले थे ये दहशतगर्द, ऐसी बातें हो रही हैं। फिलहाल बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। जराए के हवाले से यह खबर है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी ये साफ नहीं किया गया है कि कौन है ये दोनों जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बहरहाल यहां से AK-47 बरामद हुई है। इसके अलावा विस्फोटक सामान भी यहां से पुलिस ने पकड़ा है और ये तमाम चीजें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि इनकी मंशा साफ नहीं थी। इनकी मंशा थी होली के त्योहार से पहले एक बड़ी दहशतगर्दाना साजिश को अंजाम देना। और चैनल वन न्यूज नामानिगार RK रावत इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। RK, फिलहाल क्या कुछ खबर पुलिस की तरफ से अब तक दी गई है? क्या मीडिया कर्मियों को इस बारे में बताया गया है कि कौन है ये लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए, अभी तक जो सूचना आई है वो अभी तक यही बताया गया कि पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, इनका पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो और भी इनके पास कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें बरामद हुई जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो अभी पुलिस ने मीडिया को अभी कोई एड्रेस नहीं किया, लेकिन 2 बजे के करीब जरूर स्पेशल सेल के स्पेशल CP यशवंत श्रीवास्तव हैं, वो जरूर मीडिया को बताएंगे कि ये क्या इनके इंटरोगेशन में क्या क्या बात पूछताछ हुई और क्या क्या कौन कौन से ये हाइड आउट्स रहे इनके, कितने समय से यहाँ थे और किस आतंकी संगठन से इनका जो नाता रहा है। तो वो सारी जो जानकारी है वो 2 बजे के बाद ही हो पाएगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है कि पुलिस लगातार इंटरोगेशन कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है कि स्लीपर सेल्स, इनका जो मॉड्यूल्स है वो कौन कौन लोग हैं, कहाँ से कितने दिन से यहाँ रह रहे थे और यहाँ जो है जामा मस्जिद के पास जो लॉज है उसके अंदर कितने दिन ठहरे हुए थे और कितने लोग इनसे मिलने आए। तो पूरी उनकी जानकारी ली जा रही है। जी RK, क्या ये कहना सही है कि साजिश को पूरी तरह से नाकाम किया जा चुका है? क्या सिर्फ यही 2 थे जो यहाँ पर पहुंचे थे रेकी के मकसद से, या इनके कुछ और साथी भी हो सकते हैं जो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में हो? देखिए, अभी ये कहा नहीं जा सकता साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है, लेकिन इतना जरूर है कि इनके इस मॉड्यूल को पुलिस ने तोड़ दिया है और इस मॉड्यूल के बाद अलावा और कितने इनके और ऐसे सदस्य हैं जो अभी दिल्ली में, कितनी इनकी टीमें हैं जो लगातार रैकी करके दहशत फैलाने की उसमें थी, उसी पे अब काम चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ और छापेमारी कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जाए और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो, इसके अलावा कुछ और विस्फोटक की बरामदगी हो सके। लेकिन अभी तक तो इतना ये है कि अभी इंटरोगेशन चल रही है और IB और कई जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इनसे लगातार इंटरोगेट कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं, किस हाइड आउट से हैं, किस मॉड्यूल के हैं और कहाँ इन्होंने ट्रेनिंग ली, कहाँ से ये कितने दिन से ये दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली को दहलाने की फिराक में थे। जी RK, क्या ये भी मालूम हो पाया है कि ये गेस्ट हाउस किसका था और इसके मालिक से क्या पूछताछ कर पाई है अब तक पुलिस? जी बिल्कुल, इसके गेस्ट हाउस के मालिक से लेके जो वहाँ मैनेजर है और जो वहाँ काम करने वाले 4 लोग हैं उनसे पूछताछ पुलिस ने कर ली है। इसके अलावा जो है उनमें से जो वहाँ के जो नौकर थे जो गेस्ट हाउस के, उनको पूछताछ करने के बाद छोड़ भी दिया गया है। तो लेकिन उनको किसी भी भूमिका में उनकी कोई किसी तरीके से नजर नहीं आई इस पूरे मामले में, तो इसलिए सिर्फ उनसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया कि कितने दिन से रुके थे, कौन कौन लोग इनसे मिलने आ रहे थे, कितने लोग थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या संदिग्ध लग रहे थे, क्या पाकिस्तानी नेशनल जैसे लग रहे थे या फिर कुछ ऐसा। तो ये सब सारी पूछताछ के बाद जो है अब पुलिस जो है अपनी आगे कार्रवाई कर रही है। जी RK, होली के त्योहार से ठीक पहले और साथ ही जामा मस्जिद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में ये लोग रह रहे थे, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने खतरनाक इनके इरादे थे। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को आखिर इनके इरादों की भनक कैसे लगी? पुलिस को कैसे खबर मिली कि ये लोग जो इस गेस्ट हाउस में रह रहे हैं उनके पास हथियार है, वो किसी भी तरह से मुश्तबा हो सकते हैं?
देखिए, पुलिस की अपना एक सूचना तंत्र है, पुलिस की अपनी एक जो सेल है जो यही काम करती है। जो ये स्पेशल सेल जो है ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेल है और इनके जो अपने जो लोग हैं वो सादी वर्दी में लगातार जो है निगाह बनाए रखते हैं और ऐसी जो भी संवेदनशील जगह है, चाहे वो जामा मस्जिद के आसपास हो या यमुना पार का इलाका हो या फिर खोड़ा हो या इसके अलावा निजामुद्दीन का इलाका हो, जहाँ से जो संवेदनशील इलाके वहाँ पे लगातार जो है DIU की स्पेशल ब्रांच की और जो CID की जो टीमें हैं, स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो लगातार निगाह बनाए रखती है। इसके अलावा इनका एक मुखबिर तंत्र होता है जिसमें आइज एंड ईयर वाले जो होते हैं, चाहे वो ठेली पटरी वाले हों या फिर चाय वाले हो, पान वाले हो, इनसे वो लगातार सूचनाएं मिलती रहती, क्योंकि ये लोग सड़क पे होते हैं, लोगों को देखते हैं कौन संदिग्ध है कौन नहीं है, तो ये सब सूचनाएं पुलिस के पास मिल रही थी। लेकिन अभी इनकी जो सूचना है वो सूचना IB की तरफ से आई थी कि कुछ लोग जो है जो इन्फिल्ट्रेशन करके वो भारत में घुसे हैं और वो राजधानी में कुछ जगहों को निशाना बना सकते, तो उसी सूचना पर पुलिस जो है लगातार काम कर रही थी। और उसके बाद जो है इनको सूचना मिली कि जामा मस्जिद के इलाके में ये लोग ठहरे हुए हैं किसी एक होटल में या किसी गेस्ट हाउस में, तो उसी को इन्होंने सर्च करते करते ही वो जब इन्होंने अपने जो लोग जो सादी वर्दी में तैनात थे उनसे पूछताछ की, तो तब उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ लोग संदिग्ध देखे गए। तब जाके इन्होंने रात से 11:30 बजे से लेकर रात को सुबह 3 बजे तक जो है छापेमारी की गई, जिससे छापेमारी के बाद जब ये नतीजा सामने आया है। जी ना जी बिल्कुल। RK, कितनी देर में पुलिस की तरफ से कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और इन दोनों की पहचान से पर्दा उठाया जा सकता है? जी, ठीक 2 घंटे बाद जो है अब से जो स्पेशल सेल के स्पेशल CP हैं सन श्रीवास्तव, तो वो मीडिया को एड्रेस करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये दोनों कौन है, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं या फिर बांग्लादेश के हैं या फिर किसी और के हैं। तो वो अभी पूरी डिटेल जो है वो एस श्रीवास्तव साहब देंगे 2 बजे के करीब और पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये कितने दिनों से यहाँ रुके हुए थे, कितने लोग इनसे मिलने आए, कहाँ इनका टारगेट था, क्या ये मेट्रो को उड़ाना चाह रहे थे या रेलवे स्टेशन में धमाका करना चाहते या फिर भीड़ भाड़ बाजार इनके टारगेट पे थे, या फिर ये कि ये सिर्फ दहशत फैलाना चाह रहे थे या कि सिर्फ बिल्कुल क्या मकसद था, क्या इरादे थे, ये सब कुछ साफ होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप नजर बनाए रखिए RK इस खबर पर, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी दहशतगर्दाना साजिश को अंजाम देने वाले थे ये दहशतगर्द, लेकिन इनकी साजिश को नाकाम करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल किया। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से साजिश नाकाम हो गई है, क्योंकि अभी ये नहीं मालूम कि क्या इनके कुछ और साथी दिल्ली में हैं या नहीं, कहीं किसी और जगह तो अभी साजिश नहीं रची जा रही है। इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है और पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अब से कुछ ही देर बाद, उसमें क्या कुछ सामने आता है ये भी हम आपको बताते रहेंगे। आखिरकार हिंदुस्तान की सख्ती के सामने इटली को झुकना ही पड़ा। 2 हिंदुस्तानी माही गिरोह के कत्ल के मुलजिम में दोनों फौजियों को वापस भेजने के लिए इटली ने अब हां कर दी है। खास हवाई जहाज से आज दोनों फौजी दिल्ली पहुंचेंगे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजियों को 22 मार्च तक अदालत में पेश करने को कहा था। दोनों को वोट डालने के लिए 4 हफ्ते पहले इटली जाने दिया गया था। इसके बाद इटली हुकूमत ने फौजियों को लौटाने से इनकार कर दिया था और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इटली के सफीर को हिंदुस्तान छोड़ने पर रोक लगा दी थी। तो हिंदुस्तान के सख्त रुख के बाद आखिरकार इटली को झुकना पड़ा है और दोनों फौजियों को आज दिल्ली वापस भेजा जा रहा है। और दिल्ली में वाक़ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बिहार के साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर M.A. इब्राहिमी की तसनीफ करदा किताब जंगे आज़ादी के मुस्लिम शोहदा की रस्म रुनमाई के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने हिस्सा लिया। इस किताब में मुसन्निफ ने शोहदाए आज़ादी के कारनामों पर रोशनी डाली है और तकरीबन 270 शोहदा के हालाते जिंदगी पर तफसीली गुफ्तगू भी की है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में बिहार के साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर M.A. इब्राहिमी की तसनीफ करदा किताब जंगे आज़ादी के मुस्लिम शोहदा की रस्म इजराई के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जंगे आज़ादी में मुल्क व कौम के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले मुस्लिम सूरमाओं और शोहदा की हयात व शख्सियत, कारनामों और खिदमात व कुर्बानियों के सिलसिले में असर-ए-नूर रिसर्च किया जाना चाहिए और ये वक्त का अहम तकाजा है। एक तरफ जहां हुसूल आज़ादी हमारे लिए एक अजीम नेमत थी, वहीं तक़सीम वतन एक जहमत बन गया, क्योंकि नक़ल मकानी के नतीजे में कई मुजाहिदीन आज़ादी भी
इधर से उधर हो गए और उनमें से बेशतर के बारे में ना तो पाकिस्तान में कुछ लिखा गया और न ही हिंदुस्तान में। इस मौके पर उन्होंने जंग आज़ादी के शोहदा पर रिसर्च के लिए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। के रहमान खान ने कहा कि टीपू सुल्तान जंग आज़ादी के शोहदा की फहरिस्त में नुमाया हैसियत रखते हैं, लेकिन आज उनको भी जालिम कहा जा रहा है। इस मौके पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी ने अपने खैर मकदमी कलमात में कहा कि जंग आज़ादी में हिस्सा तो हजारों इंसानों ने लिया, लेकिन इस राह में शहीद हो जाने वालों ने जो कुर्बानियां दी हैं उसका कोई मुआवजा किसी और अमल से नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एम इब्राहिमी ने जंग आज़ादी के मुस्लिम शोहदा के जिक्र को यकजा करके जो कारनामा अंजाम दिया है वो तहरीक आज़ादी की तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के लायक है। वाज़ेह है कि इस किताब में एम इब्राहिमी ने 270 शोहदा आज़ादी के नाम और तफसीलात जमा की हैं। प्रोग्राम के आखिर में दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के नायब सदर सफदर एच खान ने भी एम इब्राहिमी की किताब पर खुलकर रोशनी डाली। इस मौके पर अजीम शख्सियात मौजूद थी, जिनमें डॉक्टर मुनाजिर हसन, शिवानंद तिवारी, सैयद शाहिद मेहदी, SM खान, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, मूसा रजा, MN के चौधरी, AM कुरैशी, नरेंद्र कुमार, डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद फरियाद, उर्दू रोजनामा कौमी तंजीम के एडिटर इन चीफ अशरफ फरीद, शाह रजा समेत बड़ी तादाद में अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और वजारत खारजा ने वाज मखसूस हालात में हज कमेटी के जरिए जिंदगी में सिर्फ एक बार हज करने की शर्त को नरम करते हुए हिंदुस्तानी हज कमेटी के जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि महरम और 70 साल से ज्यादा उम्र के आज़म हज की मदद के लिए उनके हमराह जाने वाले किसी शख्स के लिए जो पहले हज कर चुका है, ये लाजिम होगा कि हवाई सफर के सारे मसारिफ खुद बर्दाश्त करे और हज सब्सिडी से मुस्तफीज ना हो। इसी तरह ये फैसला लिया गया है कि दोबारा हज करने वाले ऐसे आज़मीन के लिए एक इलाहिदा हलफनामे के जरिए ये वजाहत करनी होगी कि ऐसा कोई महरम या रफीक जिसने इससे पहले हज कमेटी के तवस्सुत से हज ना किया हो दस्तयाब नहीं है और बुजुर्ग या खातून आज़मी हज शहरी हवाबाजी वजारत के मुकर्रर करदा फिजाई किराया अदा करने के लिए तैयार है। मजीद इस बयान में कहा गया है कि हज 2013 के तमाम जुमरों के लिए दरख्वास्त फार्म जमा करने की तारीख को बढ़ाकर 30 मार्च कर दिया गया है। और साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई और उसके बाद हिंदुस्तानी प्रेस काउंसिल के सदर मार्कंडेय काटजू ने महाराष्ट्र के गवर्नर के शंकर नारायणन से अपील की है कि वो संजय की सजा को माफ कर दें। काटजू ने दस्तूर के दफा 161 के तहत ये कहते हुए संजय की सजा माफ किए जाने की मांग की है कि उन्हें 1993 के धमाकों में किसी भी किरदार के लिए मुल्जिम करार नहीं दिया गया है और उन्होंने बहुत तकलीफें झेली हैं। काटजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के तहत मुजरिम पाते हुए संजय को आर्म्स एक्ट के तहत मुकर्रर सजा सुनाई है। और बस यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ
और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। के बाद हाजिर हैं और अब रुख करेंगे अपनी खबर का। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने इसराइल के दौरे के आगाज पर सेहूनी रियासत की हिफाजत के लिए अमेरिका की गैर मुतजलजल हिमायत के अज़्म का इरादा किया है। ओबामा ने तिल अबीब के हवाई अड्डे पर अपने एजाज में इस्तकबालिया तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि ये दौरा अमेरिका की जानिब से इसराइल की हिफाजत के लिए गैर मुतजलजल अमेरिकी हिमायत के अज़्म के इयादे और इसराइली अवाम और उनके हमसायों से बराह रास्त गुफ्तगू के लिए है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इजराइल के दौरे के आगाज पर सेहूनी रियासत की सिक्योरिटी के लिए अमरीका की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा किया है। अमरीकी सदर ने तिल अबीब के हवाई अड्डे पर अपने एजाज में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये दौरा अमरीका की जानिब से इजराइल की सिक्योरिटी के लिए गैर मुतज़लज़ल अमरीकी हिमायत के अज़्म के इयादे और इसराइली अवाम और उनके हमसायों से बराह रास्त गुफ्तगू के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं कि हमारा इत्तेहाद हमेशा के लिए दायमी है। इसराइल की हिमायत अमरीका के कौमी सिक्योरिटी मफादात में है। मुक़द्दस सरजमीन में अमन कायम होना चाहिए। हम इसराइल को उसके हमसायों के साथ पुरअमन देखना चाहते हैं। इस्तकबालिया तकरीब में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल का साथ देने और उसके वजूद के दिफा की हिमायत पर सदर ओबामा का शुक्रिया अदा किया। इजरायली सदर शमोन पीरीज ने भी अपने अमरीकी हम मनसब का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बराक ओबामा ने इस दौरे का मकसद बयान करते हुए कहा कि मैं नेतन्याहू, सलाम फैयाज, महमूद अब्बास से मिलना चाहता हूँ और उनसे उनकी हिकमत अमली के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनका विज़न क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। बराक ओबामा का सदर अमरीका की हैसियत से इसराइल का ये पहला और दूसरी मरतबा मनसब सदारत संभालने के बाद भी उनका ये पहला गैर मुल्की दौरा है। वो ऐसे वक्त में इसराइल पहुंचे हैं जब वहां बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में नई इजरायली हुकूमत कायम हो चुकी है। उनके साथ वजीर खारजा जॉन कैरी भी आए हैं। वो इजरायली वजीर आज़म से दो तरफा ताल्लुकात के अलावा ईरान के जौहरी प्रोग्राम के इशू पर भी तबादला ख्याल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और इजरायली पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि गाजा से दागे गए 2 रॉकेट जनूबी इजराइल में गिरे हैं। गुज़श्ता रोज ये रॉकेट हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिकी सदर बराक ओबामा इजराइल के दौरे पर हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर गुज़श्ता रोज इजराइल पहुंचे, जहां से वो रमल्लाह हेडक्वार्टर में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फलस्तीन के मसले पर तबादले ख्याल करेंगे। अमेरिकी सदर बराक ओबामा फलस्तीन और इसराइल को तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज पर लाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त फिलिस्तीनी अवाम में बहुत मायूसी पाई जा रही है, क्योंकि सेहूनी कारपरदाज मगरबी उर्दून और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में आलमी रद्द अमल और तनकीद के बावजूद यहूदी बस्तियों की तामीर जारी रखे हुए हैं। और शामी कौमी इत्तेहाद के 12 अहम अरकान के इस्तांबुल में उबूरी वजीर आजम के इंतखाब के एक दिन बाद SNC में अपनी रुकनियत मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया है। इन 12 अरकान में शामी कौमी इत्तेहाद के नायब सरबराह ज़हीर अत्तासी और तर्जुमान वलीद अलबूनी भी शामिल है। इन अरकान के फैसले को शामी हिज़्ब इख्तलाफ के उबूरी वजीर आजम के इंतखाब का शाखसाना बताया जा रहा है, लेकिन कुछ अरकान का कहना है कि उन्होंने दूसरी वजूहात की बिना पर यह फैसला लिया है।
शामी कौमी इत्तेहाद के 12 अहम अरकान ने इस्तांबुल में अबूरी वज़ीर आज़म के इंतखाब के एक रोज़ बाद एसएनसी में अपनी रुकनियत मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इन 12 अरकान में शामी कौमी इत्तेहाद की नायब सरबराह सहीर अब्तासी और तर्जमान बलीद अलबूनी भी शामिल हैं। इन अरकान के फैसले को शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के अबूरी वज़ीर आज़म के इंतखाब का शाखसाना करार दिया जा रहा है। अपनी रुकनियत मुंजमद करने वाले एक रुकन का कहना है कि उनका इत्तेहाद एक गैर मुंतखब इदारा है, इसलिए इसके वज़ीर आज़म का अक्सरियती वोट की बिना पर नहीं बल्कि इत्तेफाक़ी राय से इंतखाब किया जाना चाहिए था। ताहम बाज़ अरकान का कहना है कि उन्होंने दीगर वजूह की बिना पर यह फैसला किया है। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद ने गुज़िश्ता रोज़ एक मारूफ कारोबारी शख्सियत गस्सान हेतु को अबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब किया था। कौमी इत्तेहाद के इस्तांबुल में मुनक़िद इजलास में मौजूद 48 अरकान ने गस्सान हेतु के इंतखाब के लिए राय शुमारी में हिस्सा लिया था और उनमें 35 ने उनके हक में वोट दिया और 13 ने मुखालिफत की। इत्तेहाद के 73 में से 25 अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। कौमी इत्तेहाद का बंद कमरे का इजलास 14 घंटे तक जारी रहा था और उसमें बाज़ अरकान ने गस्सान हेतु को मुश्तरका उम्मीदवार बनाने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन बाज़ दूसरे अरकान उनके नाम पर मुत्तफिक नहीं हुए और उसके बाद शफाफ अंदाज में बैलेट बॉक्स के जरिए उनका इंतखाब किया गया। उनकी हिमायत करने वालों में इस्लामी और लिबरल दोनों अरकान शामिल थे। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के मुंतखब करदा अबूरी वज़ीर आज़म कारोबारी इंतज़ाम और हाई टेक और टेली कम्युनिकेशन कंपनियों में काम का वसी तजर्बा रखते हैं। उन्होंने अपने इंतखाब के बाद कहा है कि वो वसी तर मुशावरत के बाद अपने वज़रा नामज़द करेंगे और सिर्फ तजर्बाकार लोगों को काबीना में शामिल किया जाएगा। वो शामी बागियों के ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों में अबूरी हुकूमत बनाएंगे। वो अब काबीना तश्कील देंगे और शामी कौमी इत्तेहाद एक मरतबा फिर रायशुमारी के जरिए इस नई काबीना की मंजूरी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और वहीं शाम के सदर बशार उल असद ने गुज़िश्ता रोज दारुल हुकूमत दमिश्क में अचानक तालीमी मरकज बराए फाइन आर्ट्स का दौरा किया और वहां उन्होंने खाना जंगी में महलूकीन तलबा के वालिदैन और अजीज़ो अकारिब से मुलाकात की। ईवान सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर बशार उल असद ने तालीमी मरकज बराए फाइन आर्ट्स का अचानक दौरा किया और वहां वजारत तालीम के जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शहीद होने वाले तलबा के अकरीबा के एजाज में एक तकरीब मुनक़िद की जा रही थी। शामी सदर 24 जनवरी के बाद पहली बार दमिश्क में मंजर आम पर आए हैं। आखिरी दफा 24 जनवरी को उन्होंने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दमिश्क के शुमाल में एक मस्जिद में नमाज अदा की थी। और वहीं सऊदी अरब में 18 शहरियों को जासूसी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। इनमें एक ईरानी और लिबनानी शहरी भी शामिल है। सऊदी अरब वजारत दाखिला ने बताया कि ये 18 मुश्तबा अफराद एक रियासत के लिए जासूसी के सेल में शामिल थे और ये अफराद मुल्क के तनसीबात और अहम इलाकों के बारे में मालूमात हासिल करके उस रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसी को फराहम कर रहे थे। ताहम तर्जुमान ने जासूसी के नेटवर्क को चलाने वाले मुल्क का नाम नहीं लिया। हुक्काम का कहना है कि उन अफराद को 4 दिन पहले हिरासत में लिया गया था और अदालती हुक्काम के हवाले करने से पहले उनसे तफ्तीश की जा रही है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाले एक इलहदा बयान में कहा गया है कि इन मुश्तबा जासूसों को रियाज और मुकद्दस शहर मक्का में बैक वक्त और एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन में हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह रहे कि तेल के ज़खायर से भरपूर मशरिकी सऊदी अरब में साल 2011 में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हुए थे, जिसमें मुतअद्दिद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। काबिल जिक्र यह भी है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात अक्सर तनाव का शिकार होते रहे हैं। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحارمني لا بكل شيء أتعذبني.
विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा 25 व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में,